दोस्तों, एक कहावत है कि पागल हाथी को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऊंट का सहारा लिया जाता है। जो हाथी पागल होकर के, सनक करके बाजार में लोगों को रौंद रहा हो, कहा जाता है कि अगर ऊंट ऊंट ही उसको नियंत्रित कर सकता है। ये कहानी कितना सच है, कितना गलत है, ये अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग इस देश में एक पागल हाथी की तरह बिहार के लोगों को रौंद रहा है और लोग त्राही त्राही मचा हुआ है, लोगों में त्राही त्राही मचा हुआ है, वैसी हालत में क्या कोई ऐसा दल, व्यक्ति या समूह पागल हो चुके हाथी की तरह चुनाव आयोग को नियंत्रित करने के लिए किसी ऊंट ने कदम रख दिया है? आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इसी विषय पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत दल की ताकत होती है, जन की ताकत होती है, और जिसके पास जन की ताकत होती है वही लोकतंत्र को संचालित करता है। जिस तरह से बिहार में SIR के नाम पर दहशत फैला है, आतंक फैला है, डर फैला है, लोगों में खौफ है, वह खौफ पिछले 15 से 20 दिनों से बना हुआ है। लेकिन कल जिस तरह की घटना घटती है, एक सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग से मिलता है और इसमें तेलुगु देशम पार्टी के नेता भी शामिल होते हैं। और तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से चुनाव आयोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की शर्तें लगाई, उससे अब साफ साफ ये झलकने लगा है कि या तो पागल हो चुके हाथी को कंट्रोल में आना पड़ेगा या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ही जा सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, ये तो ना तो नरेंद्र मोदी को स्वीकार है और न ही उन ज्ञानेश कुमार को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और कहा जाता है कि वो सिर्फ मोदी के इशारे पे काम करते हैं। तो ऐसी सूरत में ज्ञानेश कुमार यह बखूबी जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ही सरकार में नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव आयोग में रहने का उनका कोई लाभ नहीं है। और ऐसी ही स्थिति कुछ केंद्र में बनती जा रही है। और कल जिस तरह से चुनाव आयोग के सामने तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में अपने सुझाव नहीं दिए, बल्कि एक तरह से धमकी दी कि अगर आपको SIR करना है तो इसे पारदर्शी बनाना पड़ेगा। कृष्णा देवारल्लू के नेतृत्व में जो दल उनसे मिला, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और साफ साफ कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम वोटर लिस्ट बनाना है और नागरिकता तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट के सत्यापन के मामले को नागरिकता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक ऐसी मांग है जो विपक्ष की पार्टियां लगातार करती रही है। ये एक ऐसी मांग है जिसको लेकर के बिहार में चक्का जाम तक किया गया और ये ऐसी मांग है जिसके लिए इंडिया गठबंधन के नेता जब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, मुख्यालय पहुंचे, तो उन्हें घंटों बाहर खड़ा किया गया, कई लोगों को मिलने तक नहीं दिया गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तब उसके बाद कहा था कि ये नया चुनाव आयोग है, नया भारत है और ये नया नॉर्मल है। ये एक अहंकार की भाषा थी, क्योंकि उस वक्त तक ज्ञानेश कुमार को लग रहा था कि सरकार के अंदर बैठी पार्टी, जिसके कंधों पर यह सरकार चल रही है, जिसकी बैसाखियों पे ये सरकार टिकी है, उस सरकार की को हिला देने की क्षमता रखने वाली पार्टियां उनके साथ हैं। लेकिन सच ये है कि तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, उससे अब ये लग रहा है कि या तो नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनाव आयोग को एक तरह से आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग उनके आदेश पर ही काम करता है, हालांकि वो स्वायत्त संस्था है। और जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी ने एक लिस्ट सौंपी है, कहा है कि आधार को उससे जोड़िए, सत्यापन से आधार को जोड़िए, साथ ही साथ चुनाव आयोग से उसने यहां तक कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम कटता है
तो उसके नाम कटने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि क्यों उसने किसी व्यक्ति का नाम कटा। साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है तो वह नाम बना रहे, इसके लिए कौन कौन से प्रयास उसने किए हैं। और यह भी बताना होगा कि कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुका है तो उसके नाम हटाने के लिए जो तर्क और जो तथ्य हैं, यह तथ्य और तर्क पेश करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो जिस तरह के मामले तेलुगु देशम पार्टी ने उठाए हैं, अब ये निश्चित होता जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो आयोग को नया आयोग और न्यू नॉर्मल इसे बता रहे हैं, उन्हें या तो यह तय करना पड़ेगा कि आयोग तेलुगु देशम पार्टी के सुझावों को स्वीकार करे, नहीं तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। और आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार इतने होशियार तो जरूर है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार की कीमत पर चुनाव आयोग में नहीं ठहर सकते हैं और मनमानी नहीं कर सकते। आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तेलुगु देशम पार्टी के कंधे पर, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिन दो बैसाखियों पे टिकी है, उसमें से एक तेलुगु देशम है, सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरे नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी चाहते तो इस अवसर का इसी तरह लाभ ले सकते थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे जुबान बंद रखी और मुसलमानों की फजीहत हासिल की, मुसलमानों के दिल को तोड़ा और मुसलमान को खुद से दूर कर लिया, यही स्थिति वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वक्त तेलुगु देशम पार्टी की थी। लेकिन एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रा बाबू नायडू ने जो जख्म दिया था मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वक्त, उस जख्म पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतदाता सत्यापन के मामले में चंद्रा बाबू नायडू ने मरहम रखने का काम कर दिया है। और आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपने एक करवट अगर ले ले तो नरेंद्र मोदी की सरकार भर भरा करके गिर सकती है। और ऐसी सूरत में आप यकीन मानिए कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, जिस तरह के सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को, वैसी स्थिति में अब चुनाव आयोग इतना साहस नहीं कर सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के द्वारा दिए गए सुझाव को दरकिनार कर दे, रद्दी के टुकड़े में फेंक दे। तो एक तरह से बिहार में मतदाता सत्यापन के नाम पर जिस तरह का उथल पथल है, अफरा तफरी है, भ्रष्टाचार है, मनमानी है, इन तमाम मनमानियों पर रोक लगने की संभावना बढ़ गई है। अब नीतीश कुमार की बारी आई। नीतीश कुमार ने दोनों समय में जो उनको मतदाताओं के प्रेम और उनके स्नेह और उनकी हमदर्दी हासिल करते थे, ऐसी अवस्था में नीतीश कुमार है कि जो नरेंद्र मोदी से आंख मिला लेते थे जब वो ताकतवर थे, लेकिन आज एक कमजोर प्रधानमंत्री के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ खो दिया है। लेकिन चंद्रा बाबू नायडू के एक एक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को उसके मांद में घुसने पे मजबूर कर दिया है।